हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस सेशन में हमने स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बार देखा था और ठीक है, और वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इलोंगेशन ऑफ ए टैपर्ड बार अंडर एक्सियल लोड। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब उसके बाद हम लोग बार्स इन पैरेलल कनेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए माय डियर, सेशन को स्टार्ट किया जाए। आप ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी टैपर्ड बार पर यदि एक्सियल लोड लगेगा तो उसमें इलोंगेशन कितना होगा। ठीक है, मैंने आपको प्रिज्मेटिक बार के बारे में बताया था। मान लीजिए ये आपका बार है, ये आपका बार है। ओके, इसका डायमीटर d है और यहाँ पर एक्सियल लोड P लग रहा है। तो इस बार को हम लोग प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। ठीक है, दिस बार इज कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार का मतलब है ये होता है कि ऐसा बार जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो, सेम हो, जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ये है जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म हो। ठीक है, हर जगह डायमीटर सेम होना चाहिए, तो उस बार को हम क्या बोलेंगे? प्रिज्मेटिक बार कहेंगे। दैट मीन्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। इस बार का लेंथ L है। तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रिज्मेटिक बार में, इस प्रिज्मेटिक बीम में, आप प्रिज्मेटिक बार बोलिए या प्रिज्मेटिक बीम बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रिज्मेटिक बीम में इस एक्सियल लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा, जो इलोंगेशन होगा, वो आप कैसे लिखते हैं? PL बाय AE। डेल्टा इज इक्वल टू PL डिवाइड बाय AE। तो ये आपका इलोंगेशन है ड्यू टू एन एक्सियल लोड। किस बार का? प्रिज्मेटिक बार का। तो आप क्या लिखेंगे? PB। सो इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर एन एक्सियल लोड विल बी इक्वल टू PL बाय AE। ये मैंने आपको बताया हुआ है और ये आपको याद भी रखना होगा। ठीक है, ये आपको याद भी रखना होगा। चलिए, तो उसी में अब हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार था। अगर बार आपका टैपर्ड हो जाए, टैपर्ड बार है, तो उस केस में क्या होगा? तो देखिए माय डियर, टैपर्ड बार का मतलब क्या है वो समझिए पहले। जैसे ये टैपर्ड बार है, ये आपका टैपर्ड बार है और यहाँ पर एक्सियल लोड P लग रहा है। तो टैपर्ड बार का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, अगर हम n बार्स लें, दिस इज फर्स्ट बार, ये फिर सेकेंड बार, ये फिर थर्ड बार, ये फोर्थ बार, ये फिफ्थ बार, मतलब इस तरह हम लोग अगर n बार लें, ठीक है, n बार लें और सभी बार को हम सीरीज़ में ऐड कर दें और सभी बार का डायमीटर डिफरेंट भी हो, तो यहीं से हमें टैपर्ड बार मिलता है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं, यहीं से हमें क्या मिलेगा? टैपर्ड बार का कॉन्सेप्ट मिलता है। यहीं से हमें टैपर्ड बार का कॉन्सेप्ट मिलता है माय डियर। मतलब इस टैपर्ड बार को आप n बार में ब्रेक कर सकते हैं, बट हैविंग डिफरेंट डायमीटर। बट हैविंग क्या होगा? डिफरेंट डायमीटर होगा। तो टैपर्ड बार का मतलब ये होता है, इट इज़ एन असेंबली ऑफ n बार्स हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब आप n बार जिसका डायमीटर डिफरेंट है, उस सभी को आप अगर सीरीज़ में ऐड करते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? टैपर्ड बार कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो आइए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मतलब टैपर्ड बार को आप क्या कहते हैं वो देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। टैपर्ड बार,
tapered bar is treated as an assembly of n bars of different diameters which are connected in series, जो कि सीरीज में कनेक्ट किया गया। बात समझ में आ गया? चलिए माय डियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टेपर्ड बार पर जब एक्सियल लोड लगेगा तो उसमें इलोंगेशन कितना होगा, ये अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आइए। ध्यान देंगे आप। तो मान लीजिए कि ये आपका टेपर्ड बार है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके। और यहाँ पर इस टेपर्ड बार का वन एंड फिक्स्ड है, ओके। और यहाँ पर एक एक्सियल लोड लग रहा है P, इस पॉइंट को हम A बोल रहे हैं, इस पॉइंट को B बोल देते हैं, ओके। एंड इस B का डायमीटर सपोज D2 है एंड इस पोर्शन का डायमीटर सपोज D1 है, सपोज D1 है। एंड इस टेपर्ड बार का लेंथ L है, इस टेपर्ड बार का लेंथ L है, ओके। तो चलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको बताना है कि इसमें इलोंगेशन कितना होगा, तो मैंने क्या बताया कि ये टेपर्ड बार, ये n बार ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स, ठीक है, n बार जिसका डायमीटर डिफरेंट है, उस सभी को जब आप सीरीज में ऐड करेंगे तो आपको टेपर्ड बार मिलेगा। ठीक है, देखिए तो मैं वो फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। सपोज ये एक बार इस तरह का है, एक बार इस तरह का है, ओके। और फिर एक बार इस तरह का है। उसी तरीके से यहाँ पर एक बार ये वाला है, एक बार आपका ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से डायमीटर बढ़ रहा है उसका। और सपोज यहाँ पर एक बार है, इसी तरीके से बढ़ रहा है। सपोज ये फर्स्ट बार, सेकेंड बार, उसी तरह बढ़ते बढ़ते ये n-2 बार, ये n-1 बार और ये n बार, ठीक है। तो n बार आपका क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, ये n बार सीरीज में कनेक्ट है, हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स। और यहाँ पर आपका एक्सियल लोड P लग रहा है, ठीक है। यही चीज़ एक्चुअल में यहाँ पर हो रहा है।
बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में, इस टेपर्ड बार के केस में आपका डिफॉर्मेशन कितना होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले जितने भी बार्स यहाँ पर कनेक्ट हैं डिफरेंट डायमीटर्स के, और यहाँ पर पी लोड लग रहा है, तो आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने बताया था आपको कि यही पी लोड हर एक बार में एक्ट करेगा जी, हर एक बार में यही पी लोड एक्ट करेगा। यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 इज इक्वल टू डॉट डॉट Pn, और किसके बराबर होगा, P। सभी बार में लोड आपका सेम रहेगा। और फिर यहाँ पर जो आप टोटल इलोंगेशन निकालना चाह रहे हैं, टोटल इलोंगेशन ये किसके बराबर होगा, तो जितने भी बार्स हैं सभी के इलोंगेशन के बराबर होगा। सभी में थोड़ा थोड़ा इलोंगेशन होगा, सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा n। ओके, चलिए माय डियर, अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर इंड्यूस होगा और मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पर इंड्यूस होगा, वो देख लीजिए। चूँकि हर जगह लोड सेम है, तो स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया। लोड सेम है हर जगह, तो लोड को छोड़ दीजिए। अब आपको एरिया देखना पड़ेगा, मतलब डायमीटर देखना पड़ेगा। सबसे कम डायमीटर कहाँ है जी, यहाँ पर है, बी पॉइंट पर। तो इस पोर्शन पर आपका स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम। और सबसे ज़्यादा डायमीटर यहाँ पर है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्ट्रेस मिनिमम होगा। एरिया ज़्यादा है तो स्ट्रेस मिनिमम, एरिया कम होगा तो स्ट्रेस मैक्सिमम। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बाबू मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बी पर होगा। कैसे निकालेंगे, P डिवाइड बाय एरिया पाई बाय 4, डायमीटर कितना है, d2 स्क्वायर, सो 4P डिवाइड बाय पाई d2 स्क्वायर। उसी तरीके से यदि आपको मिनिमम स्ट्रेस पूछा जाए, कहाँ पर होगा, ए पॉइंट पर, P डिवाइड बाय पाई बाय 4 d1 स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4P डिवाइड बाय पाई d1 स्क्वायर। सो सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम हमारा निकल चुका है। तो यहाँ से आप रेशियो भी निकाल सकते हैं। सो सिग्मा मैक्स बाय सिग्मा मिन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस। फोर पी कैंसल आउट, पाई कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर बाय d2 स्क्वायर, यानी d1 बाय d2 का होल स्क्वायर, d1 बाय d2 का होल स्क्वायर, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय मिनिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, लार्जर डायमीटर डिवाइड बाय स्मॉलर डायमीटर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया, लार्जर डायमीटर डिवाइड बाय स्मॉलर डायमीटर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, और मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन नहीं देखेंगे, डेरिवेशन आपके काम का चीज़ नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए, तो इस लोड के कारण जो इलोंगेशन होगा डेल्टा टोटल ऑफ टैपर्ड बार टीबी का मतलब क्या है, टैपर्ड बार, इसका फॉर्मूला होता है
4PL डिवाइडेड बाय पाई इंटू D1 इंटू D2 इंटू E। ये फॉर्मूला है अगर किसी टैपर्ड बार पर एक्सियल लोड लग रहा है तो उस टैपर्ड बार में कितना इलोंगेशन होगा उसका वो निकालने का यही फॉर्मूला है 4PL डिवाइड बाय पाई D1 D2 इंटू E। ओके, चलिए ये तो आपको याद रखना ही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है, इसका डायमीटर D है और यहाँ पर लोड P लग रहा है। तो आप जानते हैं डेल्टा PB प्रिज्मेटिक बार क्या होगा PL बाय A, यानी PL डिवाइड बाय पाई बाय 4D² इंटू E। सो यहाँ से डेल्टा प्रिज्मेटिक बार इज इक्वल टू क्या होगा, 4 ऊपर चला जाएगा 4PL डिवाइड बाय पाई D² E, यानी ये होता है प्रिज्मेटिक बार में देखिए एक्सियल लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा, जो इलोंगेशन होगा वो क्या होगा 4PL डिवाइड बाय पाई D² E। टैपर्ड बार में एक्सियल लोड के कारण कितना होगा 4PL बाय पाई D1 D2 इंटू E। दोनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रिज्मेटिक बार में D² है यहाँ पर और टैपर्ड बार में D1 D2 है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। प्रिज्मेटिक बार में देखिए यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह डायमीटर सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे D इंटू D, D इंटू D, D इंटू D। बट यहाँ पर देखिए यहाँ का डायमीटर D1, यहाँ का D2, तो D इंटू D के जगह पे क्या होगा D1 इंटू D2। ये याद करने का तरीका बताया मैंने। ओके, अब देखिए आपके पास एक टैपर्ड बार है, उस पर एक्सियल लोड P लग रहा है तो उसका डिफॉर्मेशन इतना होगा। सपोज आप चाह रहे हैं कि हम एक प्रिज्मेटिक बार लें, एक्सियल लोड सेम रखें, जितना यहाँ पे लग रहा है उतना ही एक्सियल लोड यहाँ पर भी रखें। ओके, एंड डिफॉर्मेशन भी सेम होना चाहिए, जितना डिफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है उतना ही डिफॉर्मेशन यहाँ भी होना चाहिए। तो क्या होगा, तो प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर कितना होना चाहिए, फिर से सुन लीजिए। आपके पास टैपर्ड बार है, इस पर P लोड लग रहा है तो डिफॉर्मेशन सपोज इतना आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि हम एक प्रिज्मेटिक बार लें जिस पर एक्सियल लोड इतना ही लगाएंगे और हमें इलोंगेशन भी सेम आना चाहिए। तो उस केस में उस प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर हम कितना रखें जो सेम इलोंगेशन हमें मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं इस चीज़ के बारे में। Okay, if delta tapered bar is equal to delta prismatic bar, आप चाहते हैं कि दोनों का डिफॉर्मेशन सेम हो अंडर द सेम एक्सियल लोड। ठीक है, तो टैपर्ड बार का इलोंगेशन का फॉर्मूला है 4PL बाय पाई D1 D2 इंटू E। प्रिज्मेटिक बार का क्या है 4PL डिवाइड बाय पाई D² E। 4PL कैंसल आउट, पाई कैंसल आउट, E और E कैंसल आउट। सो D² इज इक्वल टू क्या होगा D1 D2। सो यहाँ से D इज इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट D1 इंटू D2। यानी आपके पास यदि एक प्रिज्मेटिक बार है, एक टैपर्ड बार है और आप चाहते हैं कि दोनों में इलोंगेशन सेम हो और दोनों पर एक्सियल लोड भी सेम लग रहा है और आप चाहते हैं कि इलोंगेशन सेम हो,
तो उस केस में प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर कितना होना चाहिए? तो टेपर्ड बार के डायमीटर का ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर टेपर्ड बार के डायमीटर का ज्योमेट्रिक मीन है तो सेम एक्सियल लोड के कारण दोनों में सेम इलोंगेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आइए यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, ध्यान देंगे आप। सो इलोंगेशन of a tapered bar is equal to elongation of a prismatic bar under the same axial load क्या लिखा मैंने? इलोंगेशन ऑफ ए टेपर्ड बार इज इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार अंडर द सेम एक्सियल लोड if diameter of the prismatic bar is geometric mean of diameters of if diameter of the prismatic bar is geometric mean of diameters of tapered bar। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माय डियर। आपके एग्ज़ाम में एसएससी जेई एग्ज़ाम हो, आरआरबी जेई हो या कोई भी स्टेट जेई का एग्ज़ाम हो, यहाँ से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ गया कि टेपर्ड बार और प्रिज्मेटिक बार पर अगर एक्सियल लोड सेम लग रहा हो तो किस कंडीशन में दोनों का इलोंगेशन सेम होगा? तो उसका कंडीशन यही है कि प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर टेपर्ड बार के डायमीटर का ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग इसके आगे मूव करते हैं। अब हमारा हेडिंग है इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार, इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट, अंडर इट्स सेल्फ वेट। अब हम लोग ये देखने वाले हैं इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट, मतलब किसी प्रिज्मेटिक बार में कितना इलोंगेशन होगा उसके सेल्फ वेट के कारण। ओके, सेल्फ वेट के कारण। देखिए माय डियर, अभी तक हम लोग जितना भी देख रहे थे कि कोई प्रिज्मेटिक बार था, उस पर एक्सियल लोड लग रहा था तो कितना इलोंगेशन हो रहा है, उन सभी केसेस में हम लोग सेल्फ वेट को नेगलेक्ट कर रहे थे। जबकि आप भी जानते हैं कि कोई भी बार होगा तो उसका अपना सेल्फ वेट होगा, लेकिन हम लोग हर एक केस में सेल्फ वेट को नेगलेक्ट करके चल रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा। और हाँ, जब तक कि क्वेश्चन में ये आपको ना बोल दे कि बाबू सेल्फ वेट काम कर रहा है,
तब तक आपको सेल्फ वेट को नज़रअंदाज कर देना है, उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको नेगलेक्ट कर देना है। हाँ, जब क्वेश्चन में बोल दे कि बाबू इसका सेल्फ वेट काम कर रहा है, तो आपको सेल्फ वेट कंसीडर करना होगा। सेल्फ वेट काम कर रहा है मतलब ये नहीं कि जब बोलेगा वो तभी काम करेगा, ऐसे काम नहीं करता है, हर टाइम काम करेगा जी, सभी बार का सेल्फ वेट होता है। कहने का मतलब यह है कि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, ये मान के चलेंगे कि सेल्फ वेट को वो नज़रअंदाज कर दिया है, उसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में क्लियरली बोल दे कि नहीं बाबू सेल्फ वेट है इसका कुछ, तो आपको समझ जाना है कि हमें अब सेल्फ वेट को कंसिडर करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आइए देखिए। सपोज, ध्यान से देखना है, एक बार ये है जो कि यहाँ पर फिक्स किया गया है, और सेम ऐसा ही बार यहाँ पर भी एक बना दीजिए। सेम ऐसा ही बार यहाँ पर ही बना दीजिए। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1-1, ये आपका सेक्शन 2-2, ओके, ये 1, ये 2, ओके। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि एक लोड लग रहा है P, ओके। तो इस P को हम लोग बोलते हैं सरफेस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और इस केस में मान लीजिए कि आपको एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, सरफेस फोर्स काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ये बोल दिया है कि बाबू इसका सेल्फ वेट है, इसका सेल्फ वेट है W, ओके, इसका सेल्फ वेट है। तो इस सेल्फ वेट को W को हम लोग बोलते हैं बॉडी फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? बॉडी फोर्स, या आप इसको P लिख दीजिए, P, दिस इज बॉडी फोर्स। और ये क्या होगा? सरफेस फोर्स। तो ये वाला केस हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला केस हम लोग पढ़ चुके हैं, आप जानते भी हैं। जब किसी प्रिज्मेटिक बार पर एक्सियल लोड लग रहा होगा तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा? PL/AE, आप जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा A क्या होगा? PL/AE, ये आप जानते हैं, PL/AE होगा, क्योंकि ये एक्सियल लोड है और इसे हम सरफेस फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं PL/AE होगा, ओके। लेकिन इस केस में अब क्या होगा? इस केस में देखिए, ये आपका प्रिज्मेटिक बार है और इस प्रिज्मेटिक बार का सेल्फ वेट यानी बॉडी फोर्स P है। तो इस बॉडी फोर्स के कारण, सेल्फ वेट के कारण इसमें कितना इलोंगेशन होगा वही हमें देखना है, वही हमें देखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन मान लेंगे, XX सेक्शन, और इस सेक्शन का डिस्टेंस यहाँ से x है, x डिस्टेंस पर ये सेक्शन है, ओके। तो देखिए माय डियर, बॉडी फोर्स मतलब सेल्फ वेट, इस पूरे बॉडी का टोटल सेल्फ वेट कहाँ पर काम करेगा? टोटल सेल्फ वेट, ठीक है, बॉडी का जितना भी सेल्फ वेट है या बॉडी का जितना भी वेट है वो कहाँ से काम करेगा, वो किस पॉइंट पर वो फील करेगा? तो वो माय डियर इस पॉइंट पर फील करेगा, इस पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के नीचे देखिए पूरा का पूरा बॉडी है, इस पॉइंट के नीचे पूरा का पूरा बॉडी है। तो ये पूरा वेट वो कहाँ फील करेगा? यहाँ पर फील करेगा।
यानी इसे हम क्या बोलेंगे, P22, P22, और ये किसके बराबर होगा, P के बराबर, और ये P क्या है, टोटल सेल्फ वेट। ओके, इस पॉइंट पे 1-1 सेक्शन पे कितना फोर्स काम करेगा सेल्फ वेट के कारण, इस पॉइंट पर सेल्फ वेट कितना काम करेगा, 0। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे आपका बॉडी है ही नहीं, इस पॉइंट के नीचे बॉडी का कोई पार्ट्स है ही नहीं, तो सेल्फ वेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो P11 0 हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब यहां से देखिए, P क्या है, P इज योर टोटल सेल्फ वेट, और P हम निकालेंगे कैसे, ये निकालने का, टोटल सेल्फ वेट निकालने का तरीका होता है गामा टाइम्स गामा इंटू वॉल्यूम। गामा यहाँ पर क्या है, गामा को हम लोग बोलते हैं वेट डेंसिटी, गामा को क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी। सो गामा वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये P कहाँ काम कर रहा है, P देखिए यहाँ पर काम कर रहा है, और बॉडी का लेंथ कितना है, बॉडी का लेंथ है L, इस बॉडी का भी लेंथ कितना है L, तो बॉडी का पूरा वेट यानी L लेंथ का जो वेट है वो इस पॉइंट पे टोटल सेल्फ वेट काम कर रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका एरिया इंटू क्या होगा, लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, यानी ये पूरा का पूरा वॉल्यूम इस पॉइंट पे काम कर रहा है। इसीलिए टोटल सेल्फ वेट P निकालने के लिए गामा इंटू A इंटू L हमें करना पड़ा। ओके, यहाँ पर गामा क्या है, वेट डेंसिटी इन न्यूटन पर मीटर क्यू, वेट डेंसिटी इन न्यूटन पर मीटर क्यू। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि बाबू यहाँ पर कितना सेल्फ वेट काम कर रहा है, Pxx, तो इस पॉइंट पे यदि सेल्फ वेट के बारे में बात किया जाए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितना सेल्फ वेट काम करेगा, तो इस पॉइंट के नीचे बॉडी का कितना पार्ट है, इतना पार्ट है, तो बॉडी का जो ये पार्ट है ना, इस पार्ट का जो वेट होगा वही इस पॉइंट पर काम करेगा। ओके, यानी इस पार्ट का वेट हम कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है, गामा इंटू वॉल्यूम होता है, तो गामा इंटू इस पार्ट का वॉल्यूम, गामा इंटू इस पार्ट का वॉल्यूम, और इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितना है x, तो क्या हो जाएगा Pxx गामा मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय x, एंड P11 क्या है, 0। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो सेल्फ वेट है Pxx, ये किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे x बढ़ेगा आपका P बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा, इस 1-1 सेक्शन के लिए x का वैल्यू क्या होगा, 0। इस 1-1 सेक्शन के लिए x तो आप यहीं से ले रहे हैं ना, तो 1-1 सेक्शन के लिए x का वैल्यू 0, तो P11 0, आप x 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस 2-2 सेक्शन के लिए x का वैल्यू क्या होगा, L, तो P22 क्या हो जाएगा, गामा AL, गामा AL। तो यहाँ पर सेल्फ वेट लेंथ के साथ, सेल्फ वेट लेंथ के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर सेल्फ वेट का लीनियरली वेरिएशन हो रहा है, सेल्फ वेट का लीनियर वेरिएशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ रहा। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम लोग ये करते हैं कि अब मैं आपको दोनों का एक्सियल लोडिंग डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, दोनों के केस में एक्सियल लोडिंग डायग्राम आपको बना के मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए
ओके, देखिए इस केस में तो आप जानते हैं कि पूरे बॉडी पर एक्सियल लोड सेम रहेगा, यहाँ पर भी 1 पर भी, अगर यहाँ पर सेक्शन आप x लेते हैं वहाँ पर भी, और 2 सेक्शन पर भी, हर जगह ये एक्सियल लोड सेम रहेगा। ठीक है, तो यदि आप इसके लेंथ वाइज यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये सपोज़ मान लीजिए कि ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो हर जगह क्या होगा, हर जगह एक्सियल लोड सेम रहेगा। P, सो दिस इज़ द एक्सियल लोडिंग डायग्राम। हर जगह आपका लोड सेम है। लेकिन अगर इस बॉडी के केस में आप दिखाना चाहें तो देखिए, ये आपका 2, ये आपका 1 पॉइंट पे लोड 0 है, सेल्फ वेट 0 है, 2 पे मैक्सिमम है, 2 पे मैक्सिमम है। तो यहाँ से क्या होगा, लीनियर वेरिएशन हो रहा है, और XX सेक्शन पे क्या हो जाएगा, गामा AX, और LL पे 2 पे गामा AL। तो ये हो गया एक्सियल लोडिंग डायग्राम। किस केस में, जब बीम का सेल्फ वेट काम कर रहा होगा तो उस टाइम एक्सियल लोडिंग डायग्राम ऐसा बनता है। लेकिन जब एक्सियल लोड लग रहा है तब उसका एक्सियल लोडिंग डायग्राम बड़ा ही सिंपल सा बनता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ओके, यहाँ देखिए, तो अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो इस सेल्फ वेट के कारण डेरिवेशन यहाँ पर भी मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, सो डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा गामा L² डिवाइड बाई 2 इंटू ई, या सिंपली आप बोलेंगे PL/2AE, PL/2AE। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिफॉर्मेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, गामा L²/2E इज इक्वल टू PL/2AE। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। इस केस में जब एक्सियल लोड रहता है तो उस टाइम डिफॉर्मेशन कितना होता है, PL/AE। जब सेल्फ वेट काम करेगा तब कितना होगा, PL/2AE। लेकिन ध्यान रखना है, वहाँ पर भी P है, यहाँ पर भी P है। मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पर एक्सियल लोड लग रहा है उतना ही एक्सियल लोड यदि इसका सेल्फ वेट हो, आपके पास 2 बार है, एक बार पर एक्सियल लोड P काम कर रहा है, ठीक है, दूसरे बार पर एक्सियल लोड काम नहीं कर रहा है, लेकिन जितना वो P का वैल्यू था ना उतने ही मैग्नीट्यूड का इसका सेल्फ वेट है। तो दोनों में इलोंगेशन कितना होगा, तो इस केस में सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होगा वो एक्सियल लोड के इलोंगेशन का हाफ होगा। PL/2AE है ना जी, वहाँ होता है PL/AE, यहाँ होता है PL/2AE, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है एक्सियल लोड, और अगर इसका सेल्फ वेट 10 न्यूटन हो, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होगा वो इसके डिफॉर्मेशन का हाफ हो जाएगा। P दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब एक्सियल लोड और सेल्फ वेट दोनों सेम होना चाहिए, तब आप हाफ बोलेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। ठीक, फिर अब इस दोनों को देखिए, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। P का वैल्यू आप जानते हैं ना, P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू गामा AL यहाँ पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपको यही मिल जाएगा, गामा L² ही मिलेगा। गामा वेट डेंसिटी L², तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, इलोंगेशन
of a prismatic bar due to self weight is proportional to L square. बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है. Elongation of a prismatic bar due to self weight is proportional to L square, but it is independent of cross section of the bar. प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट एल स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है. आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ तो एरिया हमें दिख रहा है, तो क्रॉस सेक्शन से कैसे इंडिपेंडेंट हुआ. यहाँ पर एरिया लिख दीजिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार. तो आप क्या बोलेंगे सर, क्या लिख रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ही, तो इंडिपेंडेंट कहाँ होगा. माय डियर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया P का वैल्यू किसके बराबर है, गामा AL. जब आप P का वैल्यू गामा AL पुट करेंगे तो ये A और ये A कैंसल आउट हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है. तो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होगा वो सिर्फ L पर डिपेंड करता है, L स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे. तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, ठीक है. चलिए अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे माय डियर. तो क्या पॉइंट लिखेंगे, elongation of a prismatic bar under its self weight is equal to half of elongation of a prismatic bar under the axial load which is equal to the self weight of the bar, which is equal to the self weight of the bar. बात समझ में आ गया. जो पॉइंट समझाए थे वही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दिया. तो ये सभी फॉर्मूलाज, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है. चलिए माय डियर, अब एक यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है. एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. इलोंगेशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार
elongation of a prismatic bar under its self weight is equal to delta elongation of the same bar under its self weight, under its self weight is delta 1 when all the dimension of the bar becomes double. Determine delta 1 in terms of delta. अब ऑप्शन देख लीजिए, फॉर डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 4, डेल्टा, यही आपका क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है कि एक प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट डेल्टा है, इलोंगेशन ऑफ द सेम बार। अब उसी बार का इलोंगेशन उसके सेल्फ वेट के कारण डेल्टा 1 हो गया है जब हम सभी डायमेंशन को डबल कर देते हैं। मतलब अब उसी बार के डायमेंशन को हम डबल कर देते हैं, तब उसका डिफॉर्मेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कोई एक बार है तो उसके सेल्फ वेट के कारण उस बार में इलोंगेशन डेल्टा हो रहा है। अब उसी बार के सभी डायमेंशन को आप डबल कर दीजिए, तब उसका इलोंगेशन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप जानते हैं कि डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट ये क्या होता है, गामा L स्क्वायर बाई 2E इज इक्वल टू PL बाई 2A। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका यूज़ कर लीजिए, इसका मत यूज़ कीजिए। अगर आप इसके हेल्प से निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, देखिए, गामा L स्क्वायर, सभी डायमेंशन डबल हो गया है, तो डिफॉर्मेशन डेल्टा 1 है, तो L की जगह पर क्या लिखेंगे, 2L का होल स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस तो डबल नहीं होगा जी, डायमेंशन डबल हुआ है ना, यंग्स मॉडुलस के बारे में तो कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ से देखिए, डेल्टा 1 गामा 4L स्क्वायर बाय 2E, 4 गामा L स्क्वायर बाय 2E, और ये वाला क्या है, डेल्टा है ना जी ये। तो डेल्टा 1 क्या हो गया, 4 टाइम्स, आंसर आपका आ चुका है। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, ठीक है। डेल्टा 1 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लेके बनाते हैं, तो इसको लेके बनाते हैं तो उनसे गलती हो जाता है। क्या गलती होता है और कैसे बनाना है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए अब हम लोग वहाँ उससे बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए,
डेल्टा अगर आप इसका यूज करते हैं PL/2AE, ओके, अगर आप इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, P, उनको लगता है कि P डबल नहीं हुआ है, P में कोई चेंज नहीं हुआ है। माय डियर, P तो आप जानते हैं ना, गामा AL होता है, गामा AL होता है इंटू L डिवाइड बाय 2AE। अब यहाँ से कर लीजिए, गामा टाइम्स एरिया, डायमीटर डबल हुआ होगा, डायमीटर डबल हुआ होगा ना, डायमेंशन डायमीटर है, तो एरिया 4 टाइम्स होगा। सो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स, लेंथ डबल हुआ होगा, ये भी लेंथ डबल, 2 इंटू एरिया 4 टाइम्स, इस 2 को, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, एक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, गामा इंटू एरिया 4 टाइम्स, L 2 टाइम्स, 2 इंटू 4 टाइम्स। अब देखिए, ये 4 कैंसल आउट, इस 2 को कैंसल आउट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर 2AE लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया देखिए, गामा ALL, गामा ALL, तो 2 इंटू 2 4 आगे आ गया, गामा AL इंटू L डिवाइड बाई 2AE, और ये क्या है, दिस इज योर डेल्टा। सो डेल्टा 1 क्या हो गया, 4 डेल्टा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का हो जाता है, आपसे मिस्टेक भी हो सकता है, ठीक है, आपसे मिस्टेक भी हो सकता है, तो बेहतर है कि आप गामा L²/2E का यूज़ कर लीजिए, ठीक है, उसे तुरंत बन जाएगा। बस समझ में आ गया, यही इसका सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, मान लीजिए सपोज आपके पास एक प्रिज्मेटिक बार है, इस पर आपका एक्सियल लोड W काम कर रहा है और इसका सेल्फ वेट भी W है, इसका सेल्फ वेट भी W है, ठीक है, ये W क्या है, सेल्फ वेट, और एक्सियल लोड भी उतना ही है, तो टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा जी, तो एक्सियल लोड के कारण डिफॉर्मेशन कितना होगा, WL/AE, और सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा, WL/2AE, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3/2 WL/AE। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए एक और चीज़ है वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। ओके,
इलोंगेशन ऑफ ए कॉनिकल बार अंडर इट्स सेल्फ वेट। ठीक है, किसी भी कॉनिकल बार का इलोंगेशन उसके सेल्फ वेट के कारण कितना होगा, ये आपको यहाँ पर अब देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला पूछता है। ठीक है, तो उतना डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे। सपोज ये कॉनिकल बार है, ओके, और इसका सेल्फ वेट सपोज P है। तो इस कॉनिकल बार के केस में जो इलोंगेशन होगा डेल्टा सी बी ड्यू टू सेल्फ वेट, ये होता है फॉर्मूला गामा एल स्क्वायर बाय 6E, गामा एल स्क्वायर बाय 6E। प्रिज्मेटिक बार के केस में सेल्फ वेट के कारण जो फॉर्मूला था वो क्या था, गामा एल स्क्वायर बाय 2E था। ठीक है, इसी में यदि तो आप यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि सो डेल्टा सी बी क्या होगा, 1/3 ऑफ डेल्टा पी बी होगा ना जी। यानी प्रिज्मेटिक बार में सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होता है, इसका अगर 1/3 कर दें तो 1/6 हो जाएगा ना। तो यही है कॉनिकल बार का इलोंगेशन अंडर इट्स सेल्फ वेट। मतलब ये हुआ कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास प्रिज्मेटिक बार है और कॉनिकल बार है और दोनों का सेल्फ वेट सेम है सेल्फ वेट, तो उस केस में माय डियर कॉनिकल बार का जो इलोंगेशन होगा वो प्रिज्मेटिक बार का 1/3 हो जाएगा। यही चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए माय डियर, हम यहाँ पर आपको पॉइंट लिख देते हैं। बस यही याद रखना है, समझे, यही फॉर्मूला याद रखना है। और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन ना आज तक पूछा गया है, ना कभी पूछा जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पॉइंट क्या है। इलोंगेशन is equal to 1/3 of elongation of a prismatic bar due to its self weight। बात समझ में आ गया? तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर। तो देखिए आज के सेशन में हमने सबसे पहले टेपर्ड बार देखा। टेपर्ड बार में एक्सियल लोड के कारण कितना इलोंगेशन होगा। फिर हमने देखा कि अगर प्रिज्मेटिक बार है तो उसके सेल्फ वेट के कारण उसमें कितना इलोंगेशन होगा, वो देखा। फिर लास्ट में हमने देखा कि कॉनिकल बार में सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, सो आई थिंक कि आज इस सेशन में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के सेशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आपका बार इन सीरीज़ कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगले सेशन में हम लोग बार इन पैरेलल कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।